नमस्कार, पाठशाला की वीकेंड वाली एक्स्ट्रा क्लास में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिंह। आप कल्पना करिए कि एक वो दौर था और एक आज का दौर है। मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ अन्याय से भरे ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून बन चुका है। 80 के दशक में मुसलमानों का हिमायती बनने के दावा करने वाली सो कॉल्ड सेक्युलर सरकार ने शाहबानों के साथ न्याय नहीं किया। लेकिन 2019 में मोदी राज में लाखों करोड़ों मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक से मुक्ति मिली और यह कदम उसने उठाया जिसके ऊपर मुसलमानों का विरोधी होने का कथित सेक्युलर पार्टियां आरोप लगाती। लेकिन क्या वाकई मोदी सबका साथ सबका विकास वाला मंत्र मुसलमानों में भरोसा पैदा कर रहा है? उनका ये मंत्र क्या वो पार्टियां जो मुस्लिम वोट बैंक पर अपना एक छत्र अधिकार समझती रही हैं, जब सत्ता में थी तो उन्होंने मुसलमानों के लिए कुछ किया भी? ओवैसी जब 20% मुसलमानों को डिप्टी सीएम या सीएम बनाने का ख्वाब दिखाते हैं तो क्या उसकी बुनियाद में 15 मिनट वाला वही जहरीला कट्टरपन होता है जिसका जिक्र कभी उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने भरे मन से किया था? आज मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति की बात करूंगा कि आखिर मुसलमानों के हितैषी बनने का दावा करने वाले क्या सच में उनके बड़े हितैषी हैं या नहीं। एक उड़ान है अंतरिक्ष में भारत के दबदबे की, बाहुबली की। एक मुकाम है बदले हुए जम्मू कश्मीर में शांति व्यवस्था के बीच हो रहे मैराथन की। और एक जुबान है देश की विपक्षी सियासत में सिर्फ हिंदू मुसलमान की। सारा गणित, सारा ज्ञान, सारी अभिलाषा, सारा संधान बस यही है कि बस इस बार सत्ता का वनवास टूट जाए। अपने अपने हिस्से और समीकरणों को सभी साध रहे हैं, लेकिन मोदी अपने लक्ष्यों को किसी और ही पैरामीटर पर बांध रहे हैं, जिसकी साक्षी हैं ये दो तस्वीरें। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने श्रीहरिकोटा से भारतीय नौसेना के सबसे वजनी संचार उपग्रह GSAT-7R CMS-03 की सफल लॉन्चिंग की। 4410 किलोग्राम के उपग्रह को LVM-3 M5 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया, जो नौसेना की समुद्री निगरानी क्षमताओं को और ज्यादा बढ़ाएगा। तो दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में कश्मीर मैराथन के दूसरे एडिशन की शुरुआत हुई, जिसमें 1500 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। इसमें 77 विदेशी एथलीट शामिल थे। तो लाख उलाहने, लाख खुरपेंच, लाख दांवपेंच विपक्षी नेता आजमाते रहे, लेकिन मोदी नीति अपने लक्ष्यों पर सधी है, चल रही है चरे वेती के सूत्र पर, शक्ति, शांति और राष्ट्र समृद्धि के मंत्र पर। एनडीए का ट्रैक रिकॉर्ड है कि हम जो संकल्प लेते हैं उसे पूरा करके दिखाते हैं। मैंने गारंटी दी थी कि किसी भी गरीब मां का बच्चा भूखा नहीं सोएगा। आज भोजपुर जिले के लाखों परिवारों को पिछले 5 साल से लगातार मुफ्त अनाज मिल रहा है। इसी कमिटमेंट और कन्विक्शन से मोदी ने अपनी नीति को साधा है। शक्ति और शांति दोनों के संतुलन में भी मोदी की C2 नीति कारगर रही है। आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के दौरान पीएम मोदी के इसी C2 फैक्टर ने भारतीय सेना के लक्ष्य स्पष्ट कर दिए थे। लेकिन एक और C फैक्टर था जिसका जिक्र थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने किया। अभी हम तीसरे C पर आते हैं, जिसको बोलते हैं क्लैरिटी। क्लैरिटी का ये मतलब होता है स्पष्टता। तो इस बार ऑपरेशन सिंदूर में सबसे बड़ी चीज ये थी कि जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स थे उनके सोच विचार में बहुत क्लैरिटी, बहुत स्पष्टता थी, बहुत निर्देश अच्छे थे कि मैं आपको खुली छूट देता हूं। जब आपके प्रधानमंत्री जी आपको खुली छूट दे रहे हैं तो मतलब आप समझिए आपने जो भी कार्रवाई करना है, इतिहास में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है। भारत के इतिहास में क्या, विश्व के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ।
तो क्या पीएम मोदी का यही C3 फॉर्मूला मोदी की सफलता की गारंटी बन चुका है? पहला C यानी कमिटमेंट, देश के लोगों के प्रति प्रतिबद्धता। दूसरा C कन्विक्शन यानी दृढ़ संकल्प। और तीसरा C यानी क्लैरिटी मतलब स्पष्टता। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पीएम मोदी की इसी स्पष्ट दृष्टि ने और सेना को दी गई खुली छूट ने 88 घंटे की लड़ाई में पाकिस्तान को घुटने पर आने को मजबूर कर दिया। लेकिन क्या इस्लामिक आतंकियों को पालने पोसने वाले पाकिस्तान का घुटनों पर आना घर के भीतर बैठे कुछ लोगों को खटक गया? क्योंकि अभी तक वो इस सदमे से बाहर नहीं आ पा रहे कि आखिर भारत ने पाकिस्तान को इतना जल्दी समेट कैसे लिया। उन्होंने कभी राफेल के मार गिराए जाने पर सवाल पूछे तो कभी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सीज फायर वाले झूठे दावे को सच मानकर पीएम मोदी को घेरने की कोशिश की। और उनकी बेचैनी उन्हें अब भी रुकने नहीं दे रही। 50 बार अमेरिका के राष्ट्रपति ने बोला है कि मैंने नरेंद्र मोदी को डराकर ऑपरेशन सिंदूर बंद कराया। 50 बार बोला है। नरेंद्र मोदी के मुंह से चू तक नहीं निकला। और हमारे प्रधानमंत्री ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं, ये सच नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो। दम नहीं है। अगर विदेश नीति की समझ रत्ती भर भी है किसी को तो वो ऐसे सवाल नहीं करेगा। और फिर ऐसे सवालों के घेरे में वो खुद भी आ जाएंगे कि जब उनकी पारिवारिक सत्ता के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को 1971 की जंग में पटखनी दी थी तो फिर पीओके को वापस लेने की हिम्मत क्यों नहीं दिखाई गई? किसके दबाव में तब की सरकार थी? कांग्रेस की लचर नीतियों के कारण कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के अवैध कब्जे में चला गया। पाकिस्तान ने आतंकवाद को हवा दी, फिर भी कांग्रेस हमेशा आतंकवाद के आगे नतमस्तक। बीजेपी आरोप लगाती है कि कांग्रेस दो नावों पर सवार होकर बीते कुछ वर्षों में चुनावी मैदान में उतरती रही है। एक वोट बैंक की राजनीति यानी मुस्लिम तुष्टीकरण और दूसरा जातिवादी राजनीति यानी हिंदुओं को जाति के खांचे में बांटना। तो क्या यही वजह है कि राहुल गांधी पर बीजेपी हिंदू त्योहारों का मजाक उड़ाने और उन्हें अपमानित करने के आरोप लगाती है? क्योंकि इससे वोट बैंक कथित सेकुलर लाइन पर सधता है। पिछले दिनों राहुल गांधी के छठ के मौके पर मोदी को लेकर दिए गए एक बयान पर खूब हंगामा मचा। वो देखिए, एक तरफ यमुना, गंगा पानी, दूसरी तरफ छोटा सा मोदी जी के लिए तालाब। एक हिंदुस्तान, मोदी जी वाला हिंदुस्तान 10 गज दूर हिंदुस्तान की सच्चाई। एक तरफ नाटक, अंबानी अदानी का हिंदुस्तान, नरेंद्र मोदी का ड्रामा, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान की सच्चाई, गंदा पानी, बीमारी। टीवी पे आया, टीवी पे वो पाइप दिख गया और जैसे लोगों को वो पाइप दिख गया, नरेंद्र मोदी कहते मैं तो नहीं जाऊंगा। अब ये मत कहिएगा सूप बाजे तो बाजे चलनियों बाजे, क्योंकि 15 साल लगातार कांग्रेस भी दिल्ली की सत्ता में रही थी। तब वो यमुना के प्रदूषण पर अधीर नहीं हुई थी। अब उसके नेता सिर्फ 8 महीने में यमुना के पूरी तरह स्वच्छ न हो पाने पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन बात दूसरी है कि क्या सनातन धर्म से जुड़े देवी देवताओं और पर्वों पर सवाल उठाना कांग्रेस और खास वोट बैंक की सियासत करने वाले दलों की आदत बन चुकी है, सिर्फ इसलिए क्योंकि इससे वोट बैंक संतुष्ट होता है। ये कांग्रेस और ये आरजेडी के लोग क्या कर रहे हैं? छठी मैया का अपमान कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, क्या कोई कभी चुनाव में वोट पाने के लिए
छठी मैया का अपमान कर सकता है क्या? मेरी माताएं जो निर्जला उपवास करती है, क्या वो सहन करेगी क्या? कैसी बेशर्मी से बोल रहे हैं। उनके लिए तो छठी मैया की पूजा एक ड्रामा है, नौटंकी है। राहुल गांधी जी को क्या पता है छठ पर्व के बारे में? राहुल गांधी जी छठ किए हैं, जो छठ के बारे में बोल रहे हैं उनको कुछ पता है राहुल गांधी जी को? हम जो आदमी विदेश भाग जाता हो उसको छठ पर्व का क्या नॉलेज है? लेकिन ये एकमात्र आरोप नहीं है कि राहुल गांधी ने छठी मैया का अपमान किया, बल्कि बीजेपी आरोप लगाती है कि कांग्रेस भगवान राम को काल्पनिक बताती है। ये भी इतिहास में दर्ज है कि राहुल गांधी के नाना और पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू ने सोमनाथ के जीर्णोद्धार का विरोध किया था। इतना ही नहीं, सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार को नेहरू ने हिंदू पुनरुत्थानवाद का प्रयास कहा था। यहां तक कि जवाहरलाल नेहरू ने देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन में जाने तक से मना कर दिया था कि इससे देश की सेक्युलर छवि को नुकसान पहुंचेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा मत जाओ, उन्होंने कहा सोमनाथ के मंदिर के लिए, उन्होंने कहा नहीं जाना है, मंदिर का पुनरुद्धार नहीं होना है। राजेंद्र बाबू ने कहा कि मैं बिहार में जन्मा हूं और सोमनाथ भारत के गौरव का प्रतीक है, पहला द्वादश ज्योतिर्लिंगों में पहला ज्योतिर्लिंग है। आवश्यकता पड़ेगी अपने पद से इस्तीफा दूंगा, लेकिन सोमनाथ के मंदिर के पुनरुद्धार कार्यक्रम में जरूर जाऊंगा। सेक्युलरिज्म के नाम पर बहुसंख्यक आबादी के आस्था केंद्रों को लगभग अस्पृश्य बना देने की राजनीतिक धारा आखिर चली कहां से, क्या ये समझना मुश्किल है। बीजेपी तो यहां तक आरोप लगाती है कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर तत्कालीन कांग्रेस सरकारों ने राम मंदिर के मुद्दे को भी लटकाए रखा। लेकिन दूसरी तरफ वोट बैंक को साधने और उसके सामने झुकने का कांग्रेसी इतिहास भी है। वो साल था 1985 का, जब वोट बैंक के तुष्टीकरण के चक्कर में तब की राजीव गांधी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के एक बेहद अहम फैसले को पलट दिया था, शाहबानो केस के मामले में। दरअसल शाहबानो को उसके पति ने तलाक दे दिया था। शाहबानो अपने बच्चों के लिए गुजारा भत्ता मांग रही थी। न्याय के लिए हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने 500 रुपए प्रति महीना गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मौलानाओं ने शरीयत में दखल बताया। मौलानाओं ने नारा दिया कि इस्लाम खतरे में है, शरीयत बचाओ। कट्टरपंथियों के नेतृत्व में जगह जगह हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए और 1986 में राजीव गांधी कट्टरपंथियों के आगे झुक गए। राजीव गांधी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संसद में पलट दिया। जितना मुझे समझ में आया है उनका सोशल बैकग्राउंड रहा है, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन, व्हाट काइंड ऑफ वुमन, वो कैसी महिला होंगी जिनमें इतनी हिम्मत होगी वो एंड तक जाने की जहां पर वो गई। So I work backwards. क्या कितनी करेज होगी आप में, कितनी हिम्मत होगी कि कितना कुछ उन्होंने सहा होगा उस टाइम में। 1980s की बात करें। A woman's right to equality, a woman's right to dignity. This goes back to 1985, जहां पे उन्होंने पहली लड़ाई लड़ी थी और सिर्फ अपने बच्चों के लिए, खुद के लिए, बट वो डटी रही। And that is the fact कि justice is not given, it is fought for. आप कल्पना करिए जरा कि जिस मुस्लिम महिला को सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिला, उस न्याय को कैसे वोट बैंक और राजनीतिक फायदे के लिए तब की कांग्रेस सरकार ने कट्टरपंथियों के आगे घुटने टेकते पलट दिया था। तुष्टीकरण का यही चस्का आजादी के बाद से कट्टरपंथी मौलानाओं को लगा हुआ है और जब महिलाओं को अधिकार देने की बात होती है तो उनके तन बदन में आग लग जाती है। चाहे मुस्लिम लीडरान हो या फिर कथित सेकुलर पार्टियों के, उनकी पुरानी खींच है 3 मुद्दे।
इसमें ट्रिपल तलाक और समान नागरिक संहिता वाला मुद्दा सीधे मुस्लिम महिलाओं के सामाजिक आर्थिक सुरक्षा और मजबूती से जुड़ता है। 2014 के बाद से एक अलग तरह की राजनीति देश में जगह बना रही। कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कि इस दौर में सेक्युलरिज्म के नाम पर बहुसंख्यक आबादी के इतिहास, संस्कृति और धार्मिकता से कन्नी काटने वाले पूरी तरह नकार दिए, फिर चाहे वो राज्यों में हो या केंद्र में। लेकिन खास बात यह है कि सेक्युलरिज्म की वजह से इन पार्टियों को सत्ता से उतार दिया गया, बल्कि सेक्युलरिज्म के नाम इनकी करनी और कथनी में फर्क के कारण ऐसा हुआ। 2014 से चली राजनीतिक बदलाव की हवा अभी भी उसी रफ्तार से चल रही है। पीएम मोदी ने सेक्युलरिज्म के ढोल को सबका साथ सबका विकास वाले सिद्ध मंत्र से रिप्लेस कर दिया। मोदी ने एक बात हर मन से कही कि उनका फोकस तुष्टीकरण के बजाय संतुष्टीकरण पर है। लोगों ने देखा भी कि केंद्र की योजनाएं बिना किसी भेदभाव के हर वर्ग तक पहुंच रही हैं। तो क्या यही बात मुसलमानों को एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने वाली पार्टियों को खटक रही है? सच ये है कि मुस्लिम वोट बैंक के भरोसे अपनी राजनीति चमकाने वालों की भी आपस में ठनी है। ना अखिलेश, राहुल, तेजस्वी ओवैसी को देखना चाहते हैं, ना ओवैसी इन तीनों। फिलहाल तो बिहार के चुनावी घमासान में अपने आप को मुसलमानों का लीडर कहने वाले ओवैसी भाईजान और कथित सेकुलर दलों के झंडा बरदार आमने सामने हैं। ओवैसी 4% बनाम 17% वाला एक अलग गणित बांच रहे हैं। क्या आदम का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? क्या मोहम्मद का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? क्या अबू बकर का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? तेजस्वी 17% ने क्या गुनाह किया था? 17% ने क्या गुनाह किया था? और आपका समुदाय 14% और 36% टिकट आप देते हैं। राजनीति अगर वोटों की ताकत का खेल है तो ताकतवर वही है जिसकी तरफ भीड़ जुटे। लेकिन ये बात ओवैसी भी अच्छी तरह जानते हैं कि भीड़ का जुटना और भीड़ का वोट में तब्दील होना दो अलग बात है। अगर बिहार के चुनावों में मुस्लिम हिस्सेदारी वाली लाइन को ओवैसी गाढ़ी करने में कामयाब रहे तो तेजस्वी, राहुल और लेफ्ट के महागठबंधन का बेड़ा गर्क हो सकता है। जैसे बिहार के सीमांचल को ही देख लीजिए। सीमांचल में 4 जिले हैं, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। इनमें किशनगंज में सबसे ज्यादा 68% मुसलमान हैं, कटिहार में 44%, अररिया में 43% और पूर्णिया में 38%। अगर देखें तो पूरे बिहार में जिस 17% मुस्लिम वोट बैंक के होने का दावा ओवैसी करते हैं, उसमें से ज्यादातर हिस्सा सिर्फ 12 जिलों में ही है। बाकी के 26 जिलों में मुस्लिम आबादी 10 से 12% के करीब ही है। यही वजह है कि ओवैसी सीमांचल के जिलों पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। वो जानते हैं कि दूसरी जगहों पर दाल गलने वाली नहीं है। लेकिन ओवैसी ने जिन सवालों से तेजस्वी को घेरा है, क्या वो मुसलमानों को तेजस्वी से दूर कर सकते हैं? इतना ही नहीं, वक्फ कानून को लेकर तेजस्वी के बयान पर भी ओवैसी उन्हें खरी खोटी सुना चुके हैं। कोई बिल ये लोग लाते हो, आप लोगों से हम कहना चाहते हैं, वक्फ कानून का जो इन लोगों ने बनाया है, हमारी सरकार बनेगी तो उस बिल को हम लोग कूड़ेदान में फेंकने का काम करेंगे। अच्छा, आप ये बताइए, वक्फ का कानून पार्लियामेंट में बनता है ना? देश के लिए बना पार्लियामेंट में। बिहार सरकार ने तो नहीं बनाया। अगर बिहार सरकार बनाती तो दूसरी सरकार आके खत्म कर देती। मैं कह रहा हूं कि वक्फ का कानून काला कानून है। ये कह रहे हैं कि हम आएंगे तो कानून को बंद कर देंगे। कैसा बंद करेंगे? अरे पूरे देश का बना हुआ है बाबा। अगर तुझे नहीं मालूम तो कोई वकील को बिठाकर सुन ले, समझ ले, उसके बाद कुछ बोल दे। समाजवादी पार्टी हो या आरजेडी, दोनों का डर ओवैसी को लेकर एक जैसा है, क्योंकि दोनों की कमजोरी एक है, मुस्लिम वोट बैंक। अखिलेश हो या तेजस्वी, दोनों ही ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि ओवैसी आज नहीं तो कल उनकी राजनीति के लिए खतरा हो सकता है। कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि मुसलमानों की एक बड़ी आबादी ओवैसी के विचारों से प्रभावित होती रही है, खासकर युवा। ये अलग बात है कि चूंकि ओवैसी सरकार बनाने या सरकार का हिस्सा बनने की स्थिति में फिलहाल नहीं दिखते, लिहाजा मुसलमान उन्हें वोट नहीं कर रहा है। लेकिन ओवैसी वोट काट तो रहे। यही अखिलेश तेजस्वी की चिंता की वजह है।
वो जानते हैं कि जिस तरह 90 के दशक में यूपी बिहार जैसे राज्यों में रीजनल पार्टियों के उभार ने मुस्लिम वोट बैंक को कांग्रेस से दूर कर दिया, कहीं वही हाल ओवैसी समाजवादी पार्टी या आरजेडी का न करे। लिहाजा एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम करार दिया जाता है। पटना की धरती पर पीएम मोदी के मेगा रोड शो में उमड़ी भीड़ इशारा कर रही है कि मोदी लहर आकार ले रही है। तो क्या देश के भीतर राजनीतिक लड़ाई का चैप्टर वास्तव में सबका साथ सबके विकास के मंत्र वाला ही है? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अपनी किसी भी स्कीम में न धर्म देखा न जाति देखी। पीएम मोदी ने गरीबों के लिए जो 2 करोड़ 31 लाख घर बनवाए, उसमें से 31% घर अल्पसंख्यकों के हैं। नरेंद्र मोदी किसानों के खाते में डायरेक्ट जो पैसा भेजते हैं, उसमें 33% लाभार्थी अल्पसंख्यक हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 37% लाभार्थी अल्पसंख्यक थे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 36% लाभार्थी अल्पसंख्यक थे। अल्पसंख्यक समुदाय में ज्यादातर मुस्लिम समुदाय के लोग होते हैं जिन्हें नरेंद्र मोदी की योजनाओं का फायदा मिला। हमारी सरकार ने गरीबों के लिए देश में 4 करोड़ से ज्यादा पक्के घर बनवाए। ये 4 करोड़ घर आंकड़ा छोटा नहीं है। यहां बिहार के भी 60 लाख परिवारों को पक्के घर मिले। ये घर किसको मिले हैं? इन घरों के लाभार्थी गरीब, दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े परिवार के ही लोग हैं। देश की राजनीति का एक बड़ा चैप्टर सेक्युलरिज्म के नाम पर खास वोट बैंक के तुष्टीकरण के आरोपों वाला रहा है। नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक और यूपी बिहार जैसे राज्यों में मुलायम से लेकर लालू यादव तक पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगते रहे। 2014 में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने पहली बार हैदराबाद के बाहर पांव रखा था। तब महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में ओवैसी ने 24 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे, जिसमें सिर्फ 2 जीत सके। ओवैसी चाहे जितना भी सेक्युलरिज्म का मंत्र जप, लेकिन एक्सपर्ट कहते हैं कि वो खुद को मुसलमानों का नेता और अपनी पार्टी को मुसलमानों की पार्टी के तौर पर दिखाते रहे। 2020 में ओवैसी ने बिहार के मुस्लिम बहुल सीमांचल में अपने प्रदर्शन से चौंका दिया, जहां सभी 5 सीटें उनके खाते में आ गई। ये अलग बात है कि बाद में आरजेडी इनमें से 4 लेकर चली। ओवैसी की सभाओं में भीड़ तो खूब जुटती है, तालियां भी बेशुमार बजती हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में जमानत जब्त हो जाती है। कथित सेकुलर पार्टियां ओवैसी को रत्ती भर भी भाव नहीं देती। इसके पीछे वजह है ओवैसी की भड़काऊ तकरीरें या भाषण। वो बड़े महीन तरीके से संविधान की सीमाओं का जुमला उछालते हर वो काम करते हैं जिसमें गहरे कूट संदेश होते हैं। मजहबी राजनीति की महीन कारीगरी उन्हें विरासत में मिली है। बैरिस्टरी का पेशा उन्हें शातिर तरीके से कानूनी दांव पेचों से बचने का कमाल का हुनर देता है। सुनो सुनो, अभी टाइम कितना है? हाँ, 15 मिनट है अभी। वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। 9:45 देखो, 9:45। अरे कानून और कानून के कारिंदों का मजाक उड़ाना, उन्हें धमकाना ओवैसी ब्रदर्स का सियासी शगल रहा है। मजहबी उकसावे से वो माहौल को बिगाड़ देने की धमकियां सरेआम देते रहे हैं। अगर देखें तो ओवैसी मार्का राजनीति का मजहबी फॉर्मूला वही है। वक्त बिल को लेकर मुसलमानों को भड़काना, 3 तलाक को मुस्लिम के पर्सनल लॉ में इंटरफियर बताना, सीएए पर झूठ फैलाना, हिजाब का मुद्दा मस्जिदों को खतरे में बताना, यूसीसी पर झूठ फैलाना, उकसाना और सबसे अहम पुलिस और कानून व्यवस्था का मखौल उड़ाना। तो क्या असल मुद्दा है एक जिद कि चाहे कुछ भी हो जाए, एक वोट बैंक के तौर पर ही मुसलमानों को हाँका जाता रहेगा, फिर चाहे वो कथित सेकुलर पार्टियां हों या खुद मुसलमानों के बीच से ही उठा ओवैसी जैसा कोई नेता। मैं मुसलमान समाज से आग्रहपूर्वक कहता हूं, कम से कम अपने बच्चों की जिंदगी को तो सोचो, अपना भविष्य तो सोचो। मैं नहीं चाहता हूं कोई समाज बंधुआ मजदूर की तरह जिंदगी जिए, क्योंकि कोई डरा रहा है।
क्योंकि कोई डरा रहा है। दूसरा, अगर आप बैठना उठना शुरू करोगे, भाजपा वाले आपको डर वाले लगते हैं, अरे जाओ ना 50 लोग बैठ करके भाजपा कार्यालय में एक दिन बैठे रहो, निकाल देंगे क्या आपको? आप देखिए क्या चल रहा है, कौन निकाल देगा आपको? कब्जा करो ना जाके बीजेपी कार्यालय का, कौन रोकता है आपको? 2014 में चली राजनीतिक धारा में जनता ने वोट बैंक वाली पॉलिटिक्स को नकारते मॉडल बेस्ड पॉलिटिक्स को चुना। मोदी गुजरात मॉडल लेकर मैदान में उतरे और वो मॉडल छा गया। वोट बैंक और जातीय राजनीति के मझे खिलाड़ियों की पॉलिटिक्स नेपथ्य में चली गई। तो क्या ओवैसी और कथित सेकुलर दलों के नेताओं की छटपटाहट इसी का नतीजा है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।